आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है क्लास, 40 टू 45 मिनट्स में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। और एग्जामिनेशन में जो इसका वेटेज है वो 6 नंबर का आता है, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब ये जो कंज्यूमर चैप्टर है, हमने फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले मैं क्लास 12 चैप्टर करा रहा हूं आपको, क्योंकि 12 चैप्टर जो है आखिरी चैप्टर है और प्लस ये इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आराम से आज कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर क्लास हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। फिर हम 10 पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट, फिर हम पढ़ेंगे 11 क्लास मार्केटिंग। और इसके साथ अपना पूरा का पूरा बीएसटी का सिलेबस हम खत्म करेंगे। तो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर की अगर हम बात करें, तो इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो ये क्लियर होनी चाहिए, कंज्यूमर होता कौन है। तो हम पढ़ेंगे अभी कंज्यूमर भी कौन होता है और क्यों कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, और स्पेशली इंडिया के अंदर। तो इंडिया में कंज्यूमर का शोषण होता है बहुत ज्यादा। दुकानदार कंज्यूमर्स को लूटते हैं, मिलावट का सामान बेचते हैं, गलत सामान बेचते हैं, अंडर वेट करते हैं सामान का। और भी बहुत सारे क्लास चीजें हैं, गारंटी वारंटी प्रॉपर नहीं देते, बिल पक्का नहीं काटते, सामान में कुछ खराबी होती है तो बाद में नहीं सुनते। कंज्यूमर भी अवेयरनेस नहीं है, कंज्यूमर को भी पता नहीं है कि अगर उसके साथ कोई समस्या होती है तो कहां जाना है उसको, कि उसके पास भी राइट्स हैं। ये सारी चीजें कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पे सरकार बात करती है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये चीज कॉपी में लिख लेना क्लास। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो एक्ट है वो 1986 है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है क्लास। अब 2019 में दोबारा क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चेंजेस आए हैं। तो नया वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 का है, और जो पुराना वाला है वो 1986 का है। क्लियर है यहां तक? तो अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। मैंने एक लैपटॉप खरीदे, एक मोबाइल फोन खरीदे, कोई सामान खरीदा, तो उसको खरीदने के पीछे जो मेरा इंटरेस्ट है, जो क्लास खरीदने के पीछे मेरा इंटेंशन है, उसको प्रोटेक्ट करना ही क्लास क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, मैं जिस चीज को खरीद रहा हूं उसमें जो मेरा इंटरेस्ट है वो चीज कहलाई जाती है इंटरेस्ट। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बात करता है प्रोटेक्टिंग, क्या प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपोर्टेंस इस साल 2021 में सिलेबस से हटा दिए। तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो क्लास इंपोर्टेंस है उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो इस साल सिलेबस से हटा दिए गए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपोर्टेंस को आपने नहीं पढ़ना। अब पढ़ना है क्लास लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, तो सबसे पहला है क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी कि जो सरकार ने कंज्यूमर को कुछ ऐसी चीज दे रखी है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। और उसके अंदर सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, इसके अलावा भी क्लास और भी बहुत सारे एक्ट है। दिस वॉज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। द प्रोविजन एक्ट केम ऑन क्लास, जो एक्ट आया वो कब से लागू हो गया क्लास, 1 जुलाई 1987 से। द मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट आर, पहला, दिस एक्ट प्रोवाइड वेरियस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, किसको, कंज्यूमर को। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987 जो है, मतलब 1986 जो है, वो कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, यानी कंज्यूमर्स के बहुत सारे अधिकारों की बात करता है और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड सेफ गार्ड। बच्चों सेफ गार्ड का मतलब क्या है, कि अगर कंज्यूमर को कोई नुकसान होता है तो सेफ गार्ड दिया जाता है, ताकि क्लास उनको नुकसान ना हो, चाहे वो क्लास गलत सामान ही क्यों ना हो, डेफिशिएंट हो, कम सामान क्वांटिटी कम हो, सर्विसेज हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों में क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर को क्या देता है, क्लास सेफ गार्ड देता है। द एक्ट हैज प्रोवाइडेड 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर कंज्यूमर को नुकसान हो भी गया तो कंज्यूमर क्लास यहां पर अपनी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकता है। और वो एक डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, दूसरा है स्टेट कमीशन, और तीसरा है क्लास नेशनल कमीशन। तो ये 3 चीज है क्लास जहां पे कंज्यूमर जो है वो मुकदमा दायर कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है।
तो डिस्ट्रिक्ट में कब करेगा, स्टेट में कब करेगा और नेशनल में कब करेगा, ये मैं क्लास आपको बताऊंगा आगे चल के। ओके, 3 टियर सीक रिड्रेसल का मतलब ये है कि जहां पर आपका सामान की एक वैल्यू हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हो और नेशनल कमीशन में फाइल कर सकते हो। 3 जगह आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इसी को बोलते हैं 3 टियर सीक रिड्रेसल। ठीक है, जहां पे क्लास आप एजेंसी जहां पे जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करो, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा और क्या क्या मिलता है आपको, क्या क्या राइट्स है आपकी, क्या क्या कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ये हम आगे के पढ़ेंगे। तो जरूरी नहीं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यही एक ओनली है, इसके अलावा क्लास और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, लाइक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ऐसे और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिनको क्लास बनाया गया ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे कैंपेन लाइक जागो ग्राहक जागो, ऐसे कैंपेन्स भी सरकार चलाती है ताकि कंज्यूमर को बताया जा सके कि भाई तुमको क्या क्या अधिकार मिले हैं, तुम्हारे पास क्या क्या राइट है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तुमको गलत सामान बेचा गया तो तुम किस तरीके से अपना कॉम्पनसेशन ले सकते हो, दुकानदार के ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ये बताया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो इंपोर्टेंस है वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी नहीं पढ़ना आपने। जो इंपोर्टेंस वाला टॉपिक है क्लास वो कट कर देना क्योंकि वो इसी साल रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब कंज्यूमर है कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि कंज्यूमर है कौन। तो कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू। भाई मेरी बात समझना, ए ने ए एक पर्सन है जिसने दुकानदार से फ्री में सामान ले लिया है, तो वो कंज्यूमर नहीं है। क्यों? क्लास कंज्यूमर वो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है कंज्यूमर वो है जिसने कुछ सामान खरीदा या क्लास हायर किया है फॉर सम वैल्यू, यानी कुछ वैल्यू दिया है उसने, भले 1 रुपए भी दिया हो। भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी कहता है कि जब तक सेल्स कंसिडरेशन ना हो तब तक वैलिड सेल नहीं माना जाएगा। तो कंज्यूमर वो है जिसने चीजें खरीदी है या सर्विसेज ली है फॉर सम वैल्यू, यानी कि बदले में कुछ कीमत दी है। एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, या फिर उसने खरीदा नहीं है लेकिन वो यूज कर रहा है या वो बेनिफिशियरी है उसके लिए खरीदा गया है लेकिन अप्रूवल ऑफ बायर। कहने का मतलब क्या है कि आपने बायर से परमिशन लेके अगर कोई सामान यूज किया है तो भी आप कंज्यूमर हो, कोई नुकसान होता है तो आप भी कंप्लेन फाइल कर सकते हो कि कंप्लेन फाइल करने का राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के पास है। मान लो एक बाप ने अपनी बेटी को शादी में जो है गाड़ी दी है, ठीक है, गिफ्ट किया है उसको, उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी बेटी जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकती है क्योंकि उसकी बेटी जो है वो अपने बाप के यानी कि अप्रूवल लिया है, अपने पिताजी का अप्रूवल लेकर वो उस चीज को यूज कर रहे तो वो भी कंज्यूमर कहलाई जाएगी। तो पहला, या तो आप खरीदो नहीं तो आप अप्रूवल लेकर यूज करो बिना बताए क्लास अगर ओनर को आप उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। एग्जांपल, मेरे घर का वाईफाई है और उसको बिना बताए, मान लो मेरे ऊपर फ्लोर वाला कोई उसको यूज कर रहा है मुझे बिना बताए, तो अगर उसमें कोई समस्या आती है तो वो कंज्यूमर नहीं है, वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है विदाउट द अप्रूवल ऑफ ओनर यानी बायर। ओके, तीसरा, एनीवन हु यूज गुड्स बॉट और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी क्लास खुद ही ओनर है और प्रोडक्ट को यूज कर रहा है अपने बिजनेस में और अपने लाइवलीहुड के लिए प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो वो भी क्या है, क्लास कंज्यूमर है। कुल मिला के आपने दो बात ध्यान रखनी कि उसने अपने लिए खरीदा हो और वो ओनर हो या क्लास ओनर के पर्पज से यूज कर रहा हो या अपने बिजनेस में यूज कर रहा हो प्रोडक्ट को, हर तरीके से वो कंज्यूमर कहलाया जाएगा। क्लियर है? तो कंज्यूमर कौन है ये चीज क्लियर हो गया, यहाँ पे तो खैर कुछ पढ़ना नहीं है आपने, कंज्यूमर की इंपोर्टेंस आपने नहीं पढ़ने, लीगल प्रोटेक्शन तो मैंने आपको बता दिया और ये कंज्यूमर कौन है ये भी हो गया। अब आते हैं कंज्यूमर्स राइट्स के ऊपर। तो कंज्यूमर्स को कौन कौन से राइट, कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं बच्चों, ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाली क्लास जो मतलब की पॉइंट है, जो मैक्सिमम टाइम क्लास पूछा जाता है। ठीक है, अब वो है क्लास कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहली बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स की। तो कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। तो सबसे पहला राइट जो है वो है राइट टू सेफ्टी। तो कंज्यूमर को जो पहला राइट मिला हुआ है वो मिला हुआ है राइट टू सेफ्टी। तो सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैव right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property। Class right to safety कहता है कि according to the right consumer have the right to protected against from the marketing of goods and services which are hazardous to life and property।
क्लास कंज्यूमर राइट कहता है कि भैया अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं तो ये मेरा अधिकार है, मेरा राइट है कि वो सामान मेरी लाइफ और मेरी प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर है? उसको बोलते हैं राइट टू सेफ्टी। तो इस राइट के अकॉर्डिंग क्लास आपने ध्यान रखना है कि कंज्यूमर को जो हैजार्डियस गुड्स है उनसे और उनकी लाइफ को और उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि ये मेरा अधिकार है कि दुकानदार मुझे कोई सामान मुझे बेच रहा है तो ये मेरा राइट है कि वो मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ना मेरी लाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचाए। द राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर ऑफ लाइफ। यानी ये जो राइट है वो क्लास इंपॉर्टेंट है सेफ एंड सिक्योर लाइफ का। दिस राइट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। समटाइम द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर। क्लास आपको पता है कि अगर आपका प्रेशर कुकर और गैस सिलेंडर फटता है तो आपको कंपनी क्लेम देगी आपकी बॉडी को जो नुकसान हुआ है या आपकी प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है। अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में कॉज ड्यू टू लॉस टू लाइफ हेल्थ और प्रॉपर्टी राइट टू सेफ्टी प्रोटेक्ट दिस। तो ये हमारा अधिकार है कि हमें जो प्रोडक्ट मिले वो हमको नुकसान ना पहुंचाए, ये हमारा राइट है। यानी कि हमारा सेफ्टी का राइट है, ये अधिकार है कि भैया हम सेफ रहे, हमारी प्रॉपर्टी क्या रहे, सेफ। अगला राइट टू चॉइस। दुकानदार अगर आपको जबरदस्ती बोले कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो, तो कौन सा आपका राइट का उल्लंघन हो रहा है? तो राइट जो है वो है क्लास राइट टू चॉइस। यानी ये कंज्यूमर का अधिकार है। एवरी कंज्यूमर राइट हैज टू राइट चूज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग। भैया आप अपने अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से ही प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो कि तुमको कौन सा खरीदना है। कोई तुमको फोर्स नहीं करेगा कि तुमको ये वाला लेना है, बार बार बोले भाई ये वाला सामान लेना है, ये वाला सामान लेना है, इस तरीके से नहीं होगा। तो राइट टू चॉइस का मतलब क्या है? ये आपका अधिकार है कि आप अपने हिसाब से अपने मन पसंद से आप प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। तो प्रोड्यूसर, सप्लायर, रिटेलर शुड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ओनली। दुकानदार आपको फोर्स नहीं करेगा, ये आप ही का अधिकार है कि आपको कौन सा चूज करना है। कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है, सबसे सुटेबल प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकता है। क्लियर है यहां तक? तीसरा राइट टू इंफॉर्मेशन। भैया इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है कंज्यूमर का अकॉर्डिंग टू राइट। और ये राइट कौन देता है? एक्ट देता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है कि भैया राइट है कंज्यूमर का कि अपने हिसाब से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। जो प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है दुकानदार को बताना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी, उसका स्टैंडर्ड, उसका प्राइस, ये सारी चीजें दुकानदार जो है ग्राहक को बताएगा और ये ग्राहक का अधिकार है। अगला राइट टू बी हियर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। क्लास ये वाला राइट कहता है कि भैया तुम्हारी बात सुनी जानी चाहिए। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे को गलत प्रोडक्ट दिया गया और दुकानदार नहीं सुन रहा है, तो यानी कि ये मेरा अधिकार है कि मैं उसके नाम पे कंप्लेन फाइल कर सकूं। यानी मेरे पास राइट है कि मुझे 1 रुपए का सामान भी अगर उसने खराब दिया दुकानदार ने, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं अपनी बात रख सकूं, मैं इनकी कंप्लेन कंज्यूमर कोर्ट में या कंज्यूमर फोरम में जाकर फाइल कर सकूं। तो कंज्यूमर फोरम में जाके या कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप इनका फाइल कर सकते हो कंप्लेन। इवन ऑनलाइन भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो अगर आपको कोई गलत सामान देता है, कोई धोखाधड़ी आपके साथ होती है तो। फिफ्थ पॉइंट है राइट टू सीक रिड्रेसल। यानी कि आप कंप्लेन फाइल करोगे, वो आपका चौथा राइट है कि आप कंप्लेन फाइल करोगे। लेकिन पांचवा राइट क्या है क्लास? की कंप्लेन फाइल करने के बाद अगर आपको एक्चुअली कोई नुकसान हुआ है तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज टू बी राइट टू गेट कॉम्पनसेशन। अधिकार है कि मुझे जो मेरा नुकसान हुआ है क्षति की पूर्ति की जाए। और सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और जो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, जो ये गलत काम हो रहा है, इसको हटाया जाए, इसको बंद किया जाए कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो, किसी और को भी ना हो। द राइट अश्योर जस्टिस टू द कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये राइट कहता है कि सबसे देखो राइट टू हियर क्या कहता है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ये राइट है आपका अधिकार है। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि अगर आपको गलत सामान दिया गया तो आपका राइट है, आपका अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको गलत सामान दिया तो आपका राइट है कि आप अपना कॉम्पनसेशन ले सकते हो। मान लो क्लास कोई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की वजह से मेरा कोई नुकसान हुआ, तो भैया उस नुकसान की क्षतिपूर्ति भरपाई जो है वो इंसान करेगा जिसने वो सामान बेचा है। अगला क्लास राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्लास ये राइट है कंज्यूमर का कि वो एजुकेशन ले, उसे पूरा ज्ञान मिले। अकॉर्डिंग टू दिस राइट इट इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म टू कस्टमर।
इट इज ईजियर फॉर लिटरेट कस्टमर्स टू नो देयर राइट। देखो हर किसी इंसान को बताना चाहिए ना कि भाई उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे आप लोग 12वीं क्लास में हो, शायद आपको अपने सारे राइट्स का पता ना हो, लेकिन आज आपके सिलेबस में जब ये टॉपिक डाला जा रहा है या टीवी पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के सरकार किसी भी तरीके से कोई मुहिम चला के, जैसे जाओ ग्राहक जागो मुहिम चलाई थी, तो उस तरीके से क्लास लोगों को जो एजुकेट करने की बात की जा रही है, लोगों को बताओ, कंज्यूमर को बताओ कि उसका राइट क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बट दिस राइट assured that literate consumer can seek information about the existing acts, agencies and set up their protection। तो क्लास यानी कि आपको जब ये सब चीज बताया जाएगा, आपको लिटरेट किया जाएगा, तो आपकी कहीं ना कहीं क्लास अगर आपको नुकसान होता है तो आप उसके लिए कंप्लेंट फाइल करोगे, और कंप्लेंट फाइल करोगे तभी तो डरेगा वो दुकानदार कि अभी ये गलत करते हैं तो कंप्लेंट फाइल हो जाती है, हमको नुकसान हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो यानी कि हम कंज्यूमर को एजुकेट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, गलत सामान बेचने से कस्टमर को नुकसान होता है, डेथ होता है, तो आप कंप्लेन बिल्कुल फाइल कर सकते हो। लेकिन अब समस्या क्या है, हम आगे पढ़ ही रहे हैं, कंप्लेन क्या क्या होता है। बात ये होती है कि कंज्यूमर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है। क्या अभी हम पढ़ेंगे भाई, कंज्यूमर को राइट्स तो मिले हुए हैं, कंज्यूमर को अधिकार मिले हुए हैं, कंज्यूमर को राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन कंज्यूमर को राइट्स के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। क्लियर है क्लास यहां तक? राइट्स के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंज्यूमर को दी हुई है, सिर्फ राइट्स नहीं दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। तो कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या मिली है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। तो भैया जो अधिकार आपने कंज्यूमर को दिए हैं, कंज्यूमर उस राइट को क्लास क्या करे? एक्सरसाइज करे। यानी कि आपको जो अधिकार मिले हैं, कम से कम अपने अधिकारों का तो पालन करो। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब क्या है, आपको राइट मिला हुआ है, राइट टू सेफ्टी का, राइट टू चूज करने का, तो भैया आप चूज करो, आप चूज करके प्रोडक्ट खरीदो, राइट है आपके पास। आपको सेफ्टी है तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रख के अच्छा प्रोडक्ट खरीदो, आईएसआई मार्क वाला प्रोडक्ट खरीदो। बट दीज राइट विल बी यूजफुल ओनली व्हेन द कंज्यूमर एक्सरसाइज दिस राइट। तो कंज्यूमर को जो अधिकार मिला है, अच्छा सुनो मेरी बात को, आपको अधिकार मिला है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तो भैया कंप्लेन फाइल करो ना, अगर गलत सामान आपको दिया जाता है तो ये आपके राइट्स हैं भैया, राइट्स को फॉलो करो। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी कि हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो राइट्स हमको मिले हैं हम उन राइट्स का पालन करें। दूसरा, कॉर्टियस कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर सावधान होना चाहिए, ब्लाइंडली सेलर के वर्ड पे बिलीव मत करो। सेलर तो पता नहीं क्या क्या बेचेगा, हवाई चप्पल का ऐड भी आता है तो आदमी चप्पल पहन के उड़ने लग जाता है, बताओ। समझ रहे हो बात को? तो अब ऐसी चीजों पे सेलर पे जो है वो आंख बंद करके ब्लाइंडली बिलीव ना करो। द कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ सेलर, ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एसेट्रा ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। तो यानी कि जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसका पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन लेना चाहिए और क्लास पूरी तरीके से परखना चाहिए प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। ब्लाइंडली सेलर की बात पे आपने कभी भी बिलीव नहीं करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा क्या है? क्लास फिलिंग कंप्लेन फॉर रेड्रेसल जेन्युइन ग्रीवेंसेस। कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट आप खरीद के लेके आते हो, दुकानदार वहां ठग देता है आपको, तो आप छोड़ देते हो। आप कहते छोड़ यार, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट है, कौन कंप्लेन फाइल करे, कौन मुकदमा दायर करे, कब केस आएगा, कौन कोर्ट कचहरी के धक्के लगाएगा, हम भैया रोजी रोटी वाले आदमी, काम करने वाले आदमी, हमसे नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो दुकानदार को बढ़ावा मिलेगा, कल वो कोई बड़ा घपला करेगा, कल वो 2,000 की जगह 20,000 के सामान में घोटाला करेगा। यानी कि अगर कोई छोटा मोटा क्लास का आपको नुकसान हो रहा है तो भी आप कंप्लेन फाइल करो, ताकि सेलर डरे इस बात से। मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस ही सफर्ड ऑन परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड, बट दिस एटीट्यूड इनकरेज द करप्ट बिजनेसमैन टू सप्लाई डिफेक्ट गुड। तो ये जो एटीट्यूड है, ये कहीं ना कहीं करप्ट बिजनेसमैन को बढ़ावा देता है ऐसा प्रोडक्ट और बनाने का और ऐसे धोखाधड़ी और करने का। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको गलत सामान मिलता है तो आप कंप्लेन फाइल करो उसकी। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। भैया देखो, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खरीदोगे तो आप भी खुश रहोगे, आपकी बॉडी को भी नुकसान नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान नहीं होगा, और मेंटली आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खरीदा तो। द प्रॉब्लम सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड गुड्स, एडल्ट्रेट प्रोडक्ट। अब भैया मिठाई 400 500 रुपए 600 रुपए किलो मिलती है हर जगह, अब कोई आपको 200 रुपए किलो दे रहा है, तो आप ऐसा कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो बिल्कुल प्योर होगा? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वो अडल्ट्रेट होगा, कहीं ना कहीं मिलावट होगा। तो आपको बहुत सस्ता मिल रहा है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं क्लास वो सब स्टैंडर्ड गुड होगा, लो ग्रेड का गुड होगा, या क्लास एडल्ट्रेट होगा, डुप्लीकेट प्रोडक्ट होगा। कैन बी सॉल्व बाय कंज्यूमर हिमसेल्फ व्हाइल परचेजिंग गुड्स। कंज्यूमर मस्ट लुक द क्वालिटी मार्क्स, अच्छा आईएसआई मार्क होता है क्लास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए, एग मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए,
ISO मार्क होता है क्लास आई सर्टिफिकेशन के लिए, ऊल मार्क होता है क्लास जो ऊल के कपड़े होते हैं उनके लिए, और हॉलमार्क होता है क्लास गोल्ड ज्वेलरी के लिए। तो भैया आप प्रोडक्ट में जो मार्क लगा हुआ है उसको आप देख के खरीदो। तो क्वालिटी कॉन्शियस, यानी कि अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस रहोगे, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खरीदोगे, तो भले वो महंगा है लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा आपको। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट, भैया एडवर्टीजमेंट के पीछे मत भागना। एडवर्टीजमेंट तो कुछ भी कर देते हैं। आप देखते हो टीवी में क्या एडवर्टीजमेंट होता है कि एक ठंड के कपड़े पहन लेते हैं, गर्म बनियान पहन लेते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है इनको। ये तो देखते हो ना क्लास आप टीवी में, गर्म कपड़े पहनते हैं इनको गर्मी लगने लग जाती है इस तरीके से। तो क्या एक्चुअली में वो चीज है, आपने खरीदा आपको नहीं लगा तो आपको आपको लगेगा नुकसान हुआ है, तो आप इनके पे मत जाओ। इतने सारे ऐड टीवी में आते हैं क्लास, जो बिना बात के ऐड आते हैं। एक टूथपेस्ट किया तो भैया दांत एकदम सफेद हो गए, उससे लाइट जलने लगी दांतों से। तो ये सारी चीजें जो बनाई जाती हैं वो सिर्फ क्लास ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है ताकि आप प्रोडक्ट को खरीद सको, आपको इंड्यूस किया जा सके। तो आपने एडवर्टीजमेंट के पीछे नहीं जाना है। डोंट नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। द एडवर्टाइजमेंट्स often exaggerate the qualities or product or features of product. The consumer should not carry it away by advertisement. तो आपको एडवर्टीजमेंट पे बिलीव नहीं करना है। और इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, तो आपने क्लास किस पे ध्यान देना है क्लास? कैश मेमो पे। कैश मेमो का मतलब क्या होता है क्लास? बिल्स। यानी भैया अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो बदले में उस कैश मेमो जरूर ले लो। टू फाइल अ कंप्लेन द कंज्यूमर नीड्स एविडेंस। बताऊं क्यों? क्योंकि भैया अगर कल को आप कंप्लेन फाइल करोगे, मेरी बात ध्यान समझना, केस स्टडीज में आएंगी, हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी भी आगे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने उसमें कैश मेमो नहीं लिया, आपने प्रोडक्ट खरीदा लेकिन आपने कैश मेमो जो है वो नहीं लिया, तो भैया कल को आप कंप्लेन कैसे करोगे? दुकानदार तो पहचानेगा ही नहीं कि आपने उससे सामान खरीदा है कि नहीं। वो बोलेगा आपने हमसे कब खरीदा, हमने तो आपको बेचा ही नहीं। अगर आप बिल दिखा दोगे तो उसको याद आ जाएगा, हाँ भैया आप आपसे खरीदा। तो भैया अगर आपको वारंटी चाहिए और अगर आप चाहते हो कि आप कल को दुकानदार मना ना करे, आप कंप्लेन फाइल कर सको, तो कैश मेमो जरूर लेना। विदाउट कैश मेमो जो है आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। अ सेलर इज बाउंड टू गिव अ कैश मेमो इवन इफ द बायर डज नॉट आस्क फॉर इट। और ये क्लास सेलर की भी लाइबिलिटी, सेलर खुद जो है वो देगा। यानी कि ग्राहक अगर नहीं भी मांग रहा है बिल, तो ये सेलर की लाइबिलिटी है कि सेलर जो है वो ग्राहक को बिल देगा। ओके। रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट लेटरिंग। बिना बात के क्लास प्रोडक्ट खरीद के वेस्ट मत करो, बिना बात के पॉल्यूशन मत करो, कहीं भी क्लास बेवजह प्रोडक्ट चीजें मत खरीदो, क्लास बेवजह की चीजें मत फेंको, वेस्ट मत करो। ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को जो है वो पॉल्यूट करता है, तो इसको हमें रोकना है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट की रेस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, जिनको क्लास आपने फॉलो करना है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है। क्लियर है? तो अच्छा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ। एक डॉक्टर है, ये रास्ते में जा रहा था, ठीक है, देखते हैं कौन कौन बता। डॉक्टर जो है रास्ते में जा रहा था, एक स्कूटर पे एक लड़की रहती है, एक स्कूटर पे गर्ल रहती है, और वो गिर जाती है और उसके चोट लग जाती है। डॉक्टर रास्ते में देख लेता है, डॉक्टर इनको लेके आता है और इनका ट्रीटमेंट करता है, अपने हॉस्पिटल में लेके आता है, इनका ट्रीटमेंट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ट्रीटमेंट करता है, और ये बिल्कुल लड़की अभी ठीक हो जाती है। तो लड़की डॉक्टर को थैंक्स बोलकर अच्छे से चली जाती है, ठीक है, अपने घर चली गई। डॉक्टर डॉक्टर अपने अस्पताल में ही था, लड़की अपने घर चली गई। अब हुआ क्या कि वो लड़की 15 दिन बाद डॉक्टर के पास आती है और कंप्लेन करने की धमकी देती कि तुमने मेरा कैसा इलाज किया, मेरे तो पस जम गया, घाव में चोट लग गई, मेरे को बहुत नुकसान हो गया, और मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, मुझे ये हो रहा है, मैं कंप्लेन फाइल कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके, ठीक है, कि मेरे को नुकसान हुआ है, तुमने मेरा गलत इलाज किया है। तो क्या ये लड़की डॉक्टर के नाम पे कंप्लेन फाइल कर सकती है क्या? तो क्या कंप्लेन फाइल कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वेरी गुड खुशबू, क्योंकि इसने डॉक्टर की कोई भी फीस नहीं दी, फ्री में इलाज कराया। तो नाउ शी इज नॉट अ कस्टमर, ये कस्टमर नहीं है। तो क्या ये कंप्लेन फाइल कर सकती है क्या? क्लास ये कंप्लेन फाइल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यानी कि डॉक्टर कंप्लेन फाइल जो है वो नहीं, सॉरी, डॉक्टर के ऊपर कंप्लेन फाइल ये लड़की नहीं कर सकती, क्योंकि उसने इलाज फ्री में कराया है, और जो फ्री में इलाज करते हैं उसका कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं होता, क्योंकि वो कंज्यूमर है ही नहीं। कंज्यूमर तो वो होता है जो पैसे देकर इलाज कराता है, ठीक है। चलो, आप सबने सही आंसर दिया, तो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जरा देखते हैं, ठीक है। चलो, अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्लास मान लेते हैं, ठीक है, तो ये मान लो पिंकी है, ठीक है। अब पिंकी जो है,
अपनी मम्मी को लेकर पिंकी जो है अपनी मम्मी को लेकर जाती है एक एलईडी खरीदने के लिए, ठीक है। पिंकी जो है अपनी मम्मी को एक एलईडी खरीदने के लिए दुकान में लेके जाती है, शोरूम में लेके जाती है। और ये कह रहे शोरूम में अपनी मम्मी को दिखाती है, भाई एलईडी देखो, एलईडी कौन सी लेनी है। तो इनको एलईडी की जो है इनको एलईडी पसंद आ गया, मान लो कोई एलईडी इनको पसंद आ गया जिसकी कीमत मान लेते हैं 50,000 है, ठीक है। इनको एलईडी पसंद आ गया, एलईडी की कीमत कितनी है 50,000, ठीक है जी। 50,000 का एलईडी लेकर आ गए ये, ठीक है, बिना बिल। अब इन्होंने बोला कि भाई टैक्स नहीं देंगे, तो बिना बिल के ये एलईडी लेकर क्लास आ गए, ओके। अब होता क्या है, अब एलईडी लेकर आ गए, बिल नहीं लिया, अब कल को एलईडी खराब हो गया, समझ रहे हो बात को। कल को एलईडी खराब हो गया तो आप मुझे बताओ क्या ये कंप्लेन फाइल कर सकती है? पिंकी की मदर क्या कंप्लेन फाइल कर सकती है, बताओ। नो, नहीं कर सकती, क्योंकि बिल नहीं लिया है। अगर बिल नहीं लिया है तो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। चलो ये क्वेश्चन तो शॉर्ट में था। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मेरी बात सब लोग ध्यान सुनना। मान लो ये एलईडी जो है वो सोनी की है, ठीक है। एलईडी जो है वो सोनी कंपनी की है, मेरी बात ध्यान समझना। तो जब ये शोरूम में गए, अब क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, सब लोग ध्यान सुनो। तो जब पिंकी अपनी मम्मी को लेके गई शोरूम में, और शोरूम में जाने के बाद पता चला कि भाई एलईडी लेकर अपने घर आ गए, 15 दिन बाद एलईडी खराब हो गई। अब इन्होंने बिल लिया हुआ था, बात को ध्यान समझना, बिल इन्होंने बिल्कुल लिया हुआ था। तो अब हुआ क्या, अब इस सिचुएशन में एलईडी खराब हो गई तो ये आ गया शोरूम में, शोरूम में चिल्लाने लगे आके, समझ रहे हो बात को, चिल्लाने लगे कि भाई ये कैसे खराब प्रोडक्ट दे दिया। तो जो शोरूम वाला था वो कहने लगा कि मैं कंप्लेन फाइल कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। वो कहता है मैं कंप्लेन फाइल कर दूंगा, और आप टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं कंप्लेन फाइल कर दूंगा, सोनी कंपनी के खिलाफ मैं कंप्लेन फाइल कर दूंगा, बिल ले रखा है। तो मुझे बताओ क्या ये दुकानदार, क्या ये शॉपकीपर कंप्लेन फाइल कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्लास, मैं जानता हूं लोग गलत बोलेंगे कुछ ना कुछ, और लो ये बिल्कुल अलग अलग आंसर आने लगा है। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। तो रीजन चलो मैं ही बता देता हूँ क्लास, कई सारे बच्चे तो यस बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ क्लास में क्या होता है, ध्यान समझना, यहाँ पे गलती कर बैठोगे तो सही आंसर जो है इसका, सही आंसर जो है क्लास वो नो ही है, यस नहीं है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसमें कंज्यूमर जो है वो पिंकी है, ना कि ये दुकानदार। बात को ध्यान समझना, कंज्यूमर जो है ना वो कंज्यूमर पिंकी है, ना कि दुकानदार। तो कहने का मतलब क्या है, कंज्यूमर ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है, दुकानदार जो है वो पिंकी के बिहाफ में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर जो है वो पिंकी है, और पिंकी जो है वो कंप्लेंट फाइल करेगी, दुकानदार कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा, क्योंकि दुकानदार ने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, उसने तो प्रोडक्ट रीसेल के लिए खरीदा हुआ है। तो कंप्लेन हमेशा ध्यान रखना कौन फाइल करता है, कंज्यूमर। यहाँ पे जो है गलत, बिल्कुल सतीश सही बोल रहे हो, यहाँ पे जिन बच्चों ने भी यस बोला है उन सबका गलत है। तो ध्यान रखना कि दुकानदार कंप्लेन फाइल नहीं करेगा, कंप्लेन फाइल तो कंज्यूमर ही करेगा। मेरी बात ध्यान समझ रहे हो, कंप्लेन फाइल कौन करेगा, कंज्यूमर ही करेगा, कंप्लेन फाइल दुकानदार नहीं करेगा, ओके। चलो उम्मीद है आप सब लोगों ने कॉपी खोल रखी होगी। अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ सब लोग मेरी बात ध्यान समझना। 3 टायर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 3 टायर सीक रिड्रेसल एजेंसीज बताता है, कहता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो आप यहां पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो सब लोग मेरी बात ध्यान समझना, जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट करूं प्लीज उन चीजों को अच्छे से एक हेडिंग बना के लिख लेना अपनी कॉपी में, ताकि आपको ये पूरा अभी और अभी इसी वक्त याद हो जाए। ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको एक केस स्टडी पूछूंगा, फिर आप मुझे बताना, ओके। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फॉरम। सबसे पहला क्या है क्लास, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। जो जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको गलत ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कौन होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं, ओके। सबसे पहली बात, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में होता कौन है, एक होता है प्रेसिडेंट और 2 होते हैं अदर मेंबर। जो प्रेसिडेंट है वो रिटायर और वर्किंग जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम है तो जो प्रेसिडेंट होगा ना एक डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, वो क्लास या तो कोई रिटायर होगा या वर्किंग जज होगा। किसका जज होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। और जिसको अपॉइंट कौन करता है क्लास, स्टेट गवर्नमेंट। द कंप्लेन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹20 lakhs और लैक्स।
20 लाख और 20 लाख से कम की अगर तुम्हारी प्रोडक्ट की कीमत है तो तुम कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट 1 लाख का है, 2 रुपए का है, 50 रुपए का है, 1000 रुपए का है, 15 लाख का, 18 लाख का है, 19 लाख का है, तो तुम कंप्लेन करने कहां पर जाओगे क्लास? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। और डिस्ट्रिक्ट फॉरम में होता कौन है क्लास? एक होता है प्रेसिडेंट, दो होते हैं अदर मेंबर। प्रेसिडेंट कौन होता है? रिटायर्ड वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तुम्हारा सामान्य कीमत कितनी होनी चाहिए क्लास? 20 लाख या उससे कम। ओके, उससे ज्यादा नहीं। और एजेंसी क्या करेगा? आपके प्रोडक्ट को लेके लेबोरेटरी में भेज देगा। लैब में भेजने के बाद क्या करेगा क्लास? वो आपको डिसीजन सुना देगा, रिडक्शन, यानी कि आपको डिसीजन सुना देगा कि भैया आपका प्रोडक्ट जो है वाकई पहले से गलत था, सेलेक्ट गलती थी या नहीं। और अगर आप उसके जजमेंट से खुश नहीं हो, आपको लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट मेरे अगेंस्ट दे दिया, मेरे फेवर में नहीं दिया, तो गलती कोर्ट से भी हो सकती है, तो आप विद इन 30 डेज, अब आपको क्लास विद इन 30 डेज ध्यान रखना है, 30 दिन के अंदर आप 25,000 रुपए जमा करके या 50% जो पेनल्टी अमाउंट है उसका जमा करके, विच एवर इज लेस, आप कंप्लेन को डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हो। यानी कि आप ऊपर का जो कोर्ट है वहां पे जा सकते हो, लेकिन आपको क्लास 25,000 रुपए या 50%, मान लो आपका प्रोडक्ट 10 लाख का है तो 5 लाख रुपए जो है वो, या 25,000, तो जाहिर सी बात है 25,000 रुपए दोगे आप, जो वैल्यू कम होगी। मान लो आपका प्रोडक्ट 20 रुपए का है तो भाई 10 रुपए देना है, फिर 25,000 नहीं देना है। तो यानी कि आपने वो अमाउंट देकर 30 दिन के अंदर अंदर आपने स्टेट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ये सारी बात डिस्ट्रिक्ट कमीशन की याद रखना। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है? मोहित ने एक सामान खरीदा, ठीक है? मोहित ने एक सामान खरीदा, मान लो, ठीक है? वो सामान है क्लास 3 लाख रुपए का। उसने खरीदा 1 जनवरी को 3 लाख रुपए का सामान, और खरीदने के बाद सामान में डिफेक्टिव निकला तो उसने कंप्लेन फाइल कर दिया। उसने क्या कर दिया? कंप्लेन फाइल कर दी। ठीक है जी, कंप्लेन फाइल कर दिया उसने। कंप्लेन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेन फाइल करेगा ना भाई? भाई सामान की कीमत कितनी है मुझे बताओ? सामान की कीमत 3 लाख है, तो किस जगह कंप्लेन फाइल करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेन फाइल करेगा। वो उसके जुरिडिक्शन से खुश नहीं है, और फिर वो 15 फरवरी को जाकर स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेन को दोबारा फाइल करता है, स्टेट कमीशन में, कि भाई मैं डिस्ट्रिक्ट के उससे खुश नहीं हूं। तो क्या ये स्टेट कमीशन में जा सकता है? 25,000 रुपए या पेनल्टी अमाउंट का 50% जमा करके क्या जा सकता है? बताओ फटाफट। क्या ये अपनी कंप्लेन, नकुल यस बोल रहे हो? नकुल भाई तुम क्या सुन रहे हो यार तब से? अंशु क्या सुन रहे हो? परवेश क्या सुन रहे हो? उत्कर्ष गलत है भाई, यस क्यों बोल रहे हो यार? यस वाले सारे गलत हो, क्या सुनते हो यार आप लोग? 1 जनवरी से 15 फरवरी, क्या ये 30 दिन हुए या उससे ज्यादा हो गए? 1 जनवरी से 15 फरवरी 30 दिन हुए या उससे ज्यादा हो गए? मुझे पहले ये बता, जो जो यस बोल रहे थे वो बताओ जरा। 30 दिन से ज्यादा हो गए ना? 30 के बाद भी 15 दिन बढ़ गया भाई, 45 दिन हो गए। इतने दिन बाद स्टेट कमीशन में अलाउ नहीं है। कितने दिन के अंदर आपने फाइल करनी है कंप्लेन आपकी? विद इन 30 डेज। वेरी गुड, विद इन 30 डेज फाइल करनी है। क्या सुनते हो पता नहीं आप लोग? 30 दिन के अंदर कंप्लेन फाइल करनी है, 30 दिन के अंदर। यही तो फंसाएगा आपको डेट, सब कुछ पढ़ने के बाद भी गलत कराओगे। चलो अगला देखो, स्टेट कमीशन। अभी क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है? स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन में कौन कौन होते हैं? एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। प्रेसिडेंट एक रिटायर और वर्किंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। भाई स्टेट कमीशन की बात करें तो हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दे ऑल अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। वो था क्लास डिस्ट्रिक्ट से, और ये क्या था? स्टेट गवर्नमेंट है। नहीं, जो पहला वाला था ना वो भी स्टेट गवर्नमेंट था, सॉरी, और ये भी स्टेट गवर्नमेंट है। द कंप्लेन फॉर मोर देन 20 लाख, यानी यहाँ पे जो कीमत है वो 20 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, कैन बी फाइल इन स्टेट कमीशन। एजेंसी आपके प्रोडक्ट को लेगा, लैब में भेजेगा, लैब में भेजने के बाद अपना डिसीजन ले लेगा। लेकिन अग्रीव पार्टी अगर इस जजमेंट से खुश नहीं है तो वो अपनी कंप्लेन नेशनल कमीशन में ऊपर भेज सकता है इन 30 डेज बाई डिपोजिटिंग 35,000 और 50% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज लेस। वहां 25,000 था, यहाँ पे 30,000 है, ध्यान रखना। और डेज वहां पे भी 30 था, यहाँ पे भी 30 है। यानी कि अगर आप स्टेट से भी खुश नहीं हो तो आप नेशनल में सामान में अपने सामान का कंप्लेन जो है वो नेशनल कमीशन में भी भेज सकते हो। तो यानी वो था 0 से 20 लाख, ये 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ से कम। अब नेशनल कमीशन में मेरी बात ध्यान समझना, इसमें भी एक प्रेसिडेंट है और 4 मेंबर है, इसमें से एक वुमेन होगी।
4 मेंबर होंगे, एक वुमेन होगी, और इन सबको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि उन दोनों में था स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट में भी और स्टेट में भी। नेशनल में कौन करता है क्लास? सेंट्रल गवर्नमेंट। द कंप्लेन कैन बी filed in national commission if the value of goods exceed 1 crore। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से। नेशनल कमीशन में वही इंसान कंप्लेन फाइल कर सकता है जिसकी गुड्स की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा हो। कंप्लेन लेने के बाद क्लास लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और अग्री पार्टी यहां भी सेटिस्फाई अगर नहीं है तो वो क्लास विद इन 30 डेज बिना कोई फीस दिए अपना क्लास कंप्लेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत जो होती है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे फाइल कर सकता है। ध्यान समझना, क्लियर है? तो आप 30 दिन के अंदर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट, आप जो है नेशनल से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो नेशनल से आप जो है वो भेज सकते हो क्लास कहां पे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप सब आंसर दो, मे भी आपके मन में वो क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन अभी हो जाएगा। एक मोहित नाम का पर्सन है, ठीक है, मोहित। अब मोहित ने सामान खरीदा है क्लास कितने का? 35 लाख रुपए का सामान खरीदा, 35 लाख रुपए का, ठीक है। वो सामान खराब निकला तो वो स्टेट कमीशन में चला गया। स्टेट कमीशन में जुरिडिक्शन उसके अपोजिट में आया, बोला कि तुम्हारी ही गलती है, दुकानदारी कोई गलती नहीं है। तो ये चला गया फिर कहां पे? नेशनल कमीशन में। 30 दिन के अंदर कहां चला गया? नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में ने भी कहा कि भाई दुकानदारी गलती नहीं है, तो मोहित आपकी खुद की गलती है। तो फिर ये विद इन 30 डेज चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है? कम ऑन बताओ। क्या ये सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है? देखते हैं क्लास कितनों का आंसर सही है। सब लोग आंसर दो फटाफट। क्या ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है? मेजॉरिटी बच्चों का आंसर यस है। आई होप कि आपका आंसर भी यस होगा। लेकिन आज सब लोग सीख लो, यहां पर ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए था मैंने क्लास, इसका आंसर होगा नो। यानी कि मेरी बात ध्यान समझना, सुप्रीम कोर्ट में वही इंसान कंप्लेन कर सकता है जिसके सामान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि कोई डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में, स्टेट से नेशनल में आके रुक जाएगा, लेकिन नेशनल में जो सबसे पहली बार एंटर किया, मान लो किसी ने क्लास रॉयल्स रॉयस की गाड़ी खरीदी 6 करोड़ की, तो भैया अब उसको खराब प्रोडक्ट दे दिया तो वो नेशनल में जाएगा पहले, और नेशनल में अगर सेटिस्फाई नहीं है, नेशनल में सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मोहित को यहां पर नेशनल कमीशन यानी कि नेशनल फोरम का जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन से ही खुश रहना पड़ेगा, वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील फाइल नहीं कर सकता। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्हीं लोगों के लिए है जो पहली बार नेशनल में घुसे, और पहली बार नेशनल में कौन घुसता है? जिसके प्रोडक्ट की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा होती है। तो पहली बार नेशनल में आया और नेशनल कमीशन से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो वो जाएगा कहां पे क्लास? सुप्रीम कोर्ट में। बात समझ आ रही है ना क्लास यहाँ पे? तो मोहित जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील फाइल नहीं कर सकता, उसका प्रोडक्ट 1 करोड़ से कम है, तो जो नेशनल कमीशन डिसीजन लेगा उसके साथ ही उसे खुश रहना पड़ेगा। बच्चों, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये 2021 के लिए क्लास क्या कर दिया गया, ये सिलेबस जो है सिलेबस से इसको हटा दिया गया। क्लियर है यहां तक? चलो अब आते हैं इस पे। दीज आर द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर। अब बात सुनो मेरी बात। अब आपको गलत सामान बेच दिया, आपको तो हो गया नुकसान, ठीक है। आपने गाड़ी ली, गाड़ी गलत दे दी, ब्रेक फेल दे दिया, इंजन में प्रॉब्लम थी, आग लग गई गाड़ी में, आपकी बॉडी पर कुछ जल गया मान लो, या कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं क्लास, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। तो अब रेमेडीज जो है वो क्या है? अगर आप कंप्लेन फाइल करोगे तो भैया आपको क्या क्या मिलेगा? अब ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज क्या मिलेगी? सबसे पहली चीज क्या मिलेगी? जो पैसा दिया है वापस, सबसे पहले रिफंड, सीधी सी बात है। गलत प्रोडक्ट मिला आपको, रिफंड होगा, पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा, पहली चीज। और क्या मिलेगा? भैया पैसा तो तुम गाड़ी का दे दोगे, लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ, जो मेरी इंजरी हुई, जो मेरी बॉडी पार्ट को या मेरी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, वो मुझे मिलेगा। कहानी की तरह समझना, भैया मेरा नुकसान तो गाड़ी का पैसा तो दो, लेकिन साथ में जो मेरी बॉडी जल गई, मेरा हाथ पैर टूट गया, कुछ नुकसान मेरे को हो गया, मुझे उसका पैसा दो।
और दूसरी बात, मार्केट में ऐसा जितना भी हैजर्डस गुड्स फैलाया है सब वापस लो, ऐसी खराब गाड़ी जितनी भी जिसको बेची है सब वापस मंगाओ। नेस्ले के केस में ये हुआ, मैगी के केस में, मैगी के प्रोडक्ट में कुछ एलिमेंट थे जो पॉइजनस सब्सटेंस थे, तो उसका जो पूरा बैच नंबर, प्रोडक्ट पे बैच नंबर डाला होता है, उस बैच नंबर का लॉट का सारा प्रोडक्ट मार्केट से वापस गया, वापस मैगी ने सारा प्रोडक्ट उठाया। भैया खराब प्रोडक्ट आपने मार्केट में निकाल रखा, आज मेरा नुकसान हो गया, कल को किसी और का नुकसान हो सकता है, प्रोडक्ट से निकालो, इस प्रोडक्ट को बाहर निकालो मार्केट से। दूसरी बात, एडेड कॉस्ट ऑफ एग्रीबॉडी, जिसको जो भी नुकसान हुआ है क्लास, उस नुकसान की भरपाई करो। जो मिलावट आपने की है या फिर जो एडवर्टीजमेंट गलत, भाई कई बार ना गलत एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं लोग, एडवर्टाइजमेंट में मिसलीड करते हैं, झूठ बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 पे है, हमारा बेस्ट है, इसको खाओगे तो ये होगा, इसको पहनोगे तो या इसका यूज करोगे तो। भैया ऐसे एडवर्टीजमेंट को हटाओ, टीवी पे ऐसा एडवर्टीजमेंट दोबारा मत लो। और दूसरी बात क्लास, ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करना बंद करो, यानी जो गलत काम है इसको करना बंद करो, अब ये गलत काम दोबारा मत करना। ये सारी की सारी रेमेडीज हैं, यानी कि ये सारा का सारा इलाज है आपको, अगर आपने गलत फाइल किया, अगर आप जीत गए केस, तो ये सारी चीजें क्लास मुहैया की जाएंगी आपको। ओके, एक बार मैं खत्म करता हूं इसको, फिर लाइन बाय लाइन डाउट लूंगा। ओके, मार्क्स इंडिकेटिंग द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, तो अलग अलग प्रोडक्ट जो है उसमें मार्क होते हैं अलग अलग, तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदो ना, तो आप इन मार्क्स को लेके खरीदना है, ठीक है। आईएसआई मार्क होता है क्लास, आईएसआई मार्क होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। आपने जरूर लाइफ में कभी ना कभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा होगा, तो आईएसआई मार्क आपने जरूर उस प्रोडक्ट में देखा होगा। समझ रहे बात को? ये आईएसआई मार्क कैसा दिखता है बता देता हूं, आप भूलोगे नहीं। आईएसआई मार्क जो है वो प्रोडक्ट में रहता है, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको आईएसआई मार्क जो है वो प्रोडक्ट में मिलेगा, आप देखना, ठीक है। इस तरीके से होता है आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क देखो, ये देखते हो क्लास, हेलमेट वगैरह पे आजकल पता है सरकार ने हेलमेट पे, जो भी हेलमेट है ना, जो दुपहिया वाहन चलाते हैं, टू व्हीलर, तो उनको बोल रखा है कि आप अपना वही हेलमेट खरीदो जो आईएसआई मार्क हो, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आईएसआई मार्क स्टैंडर्ड कंप्लायंस मार्क है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो ये क्लास है आपका आईएसआई मार्क। समझे क्लास यहाँ तक? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आईएसआई मार्क होता है, और इस प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हो तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, तो अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आपको भरोसा रहेगा कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है और प्रोडक्ट कोई खराब नहीं है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और जो ड्यूरेबल गुड्स है उनके लिए होता है क्लास आईएसआई मार्क। ओके, चलो अगला देखो जरा यहाँ पे क्या है, अगला है एग मार्क, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। जो अगला है वो एग मार्क है, किसके लिए क्लास होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी, ये आपको आईएसआई का फुल फॉर्म आप वैसे जानना नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। एगमार्क किसके लिए होता है क्लास? एग्रीकल्चर कमोडिटी लाइक लाइव स्टॉक हो गया उनके लिए। बीआईएस हॉलमार्क, ठीक है, वो आता है ना टीवी में ऐड कि भैया सोना जो लेना है आपने हॉलमार्क का ही लेना है। हॉलमार्क होता है क्लास गोल्ड ज्वेलरी पे, तो उसको बोलते हैं हॉलमार्क। ऊल मार्क होता है उलन प्रोडक्ट पे, जो क्लास प्रोडक्ट प्योर ऊल का होता है। इको मार्क होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। सोने के ऊपर होता है क्लास, गोल्ड के ऊपर हॉलमार्क। मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्ड के ऊपर हॉलमार्क होता है। अगर आप गोल्ड वाला हॉलमार्क वाला लेते हो ना गोल्ड, तो अच्छा रहता है उसमें, ठीक है, यानी कि भरोसा रहता है प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो ये हॉलमार्क है, इस तरीके से हॉलमार्क होता है। बीआईएस हॉलमार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो ये हो गया बीआईएस हॉलमार्क। तो ये हो गया क्लास हॉलमार्क, गोल्ड पे रहता है। देखो ये सोना है ना, ये कंगन है मान लो या कड़ा जो भी है, देखो इसके पीछे हॉलमार्क इस तरीके से बना रहता है कि 22 कैरेट का ये हॉलमार्क है। तो आपने ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट आपने हॉलमार्क वाला लेना है गोल्ड, ताकि भरोसा रहे कि हाँ इसकी प्योरिटी है। हॉलमार्क में भरोसा रहता है कि हाँ भाई इसकी प्योरिटी है, प्रोडक्ट जो है वो प्योर गोल्ड से बना हुआ। ओके, तो उसके अलावा क्लास लिस्ट ऑफ दीज सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ, चैप्टर तो लगभग फिनिश ही है। कुछ कंज्यूमर एनजीओ का नाम है लाइक कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली में, वॉइस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता में, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इंडिया। एक या दो याद करना बहुत है, मुंबई ग्राहक पंचायत, ये एक या दो जो है बस आपने याद रखना है। तो कंज्यूमर कौन है ये तो क्लास मैंने बता ही दिया था, और आखिरी चीज कंज्यूमर कौन नहीं है। तो कंज्यूमर वो है जो पैसे देकर सामान खरीदता है, तो कंज्यूमर कौन नहीं है? वो ऑप्टेन गुड्स फॉर रीसेल। भाई देखो ये आकाश पढ़ा दिया होता मैंने आपको पहले, तो आपका गलत नहीं होता आंसर। जिसने प्रोडक्ट रीसेल के लिए
खरीदा है, हम उसको कंज्यूमर नहीं मानते। दुकानदार ने रीसेल के लिए प्रोडक्ट खरीदा है, वो कंज्यूमर नहीं है। अगर मैं भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ किसी को बेचने के लिए, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। अ पर्सन हु यूज द गुड्स विदाउट द अप्रूवल, भैया अप्रूवल लेते हो बायर का, फिर यूज करते हो तो आप कंज्यूमर हो। कंज्यूमर का बिना अप्रूवल लिए प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो आप कंज्यूमर, मतलब कि जिसने, जो बायर है, जो ओनर है, उसका बिना अप्रूवल लिए उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं, और कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। जो क्लास सर्विसेज बिना, देखो ये लिखा है गुड्स के लिए कि गुड्स को बिना अप्रूवल लिए यूज कर रहे हो, और ये लिखा है सर्विसेज के लिए, सर्विसेज को बिना अप्रूवल लिए यूज कर रहे हो। हायरर मतलब जिसने सर्विस हायर की है, बिना उसका परमिशन लिए आप सर्विस ले रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। जो कोई सामान खरीदता है बिना कंसिडरेशन, ये डॉक्टर वाला एग्जांपल मैंने बताया, जो डॉक्टर की सर्विस फ्री में आपको मिली है, और जो फ्री में आपको सर्विस मिली है, आप उसके लिए भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। फ्री में कोई सामान मिला, फ्री में कोई सर्विस मिला, कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपने बिना परमिशन लिए सामान यूज कर रहे हो, सर्विस यूज कर रहे हो, तो भी आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। और अगर आप रीसेल के लिए खरीदते हो, तो भी आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ध्यान रखना, क्वेश्चन में, केस स्टडी में क्वेश्चन घुमाएगा आपको पहले इधर उधर, और फिर लास्ट में बोल देगा फ्री में, और बताओ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। आप फोकस करते रह जाओगे प्रोडक्ट पे कि 20 लाख का है, 20 लाख का, 1 करोड़ का है, 1 करोड़ ज्यादा का है, लेकिन वो कुछ और पूछ देंगे किसी और पॉइंट पे। फोकस आपका कहीं और डाल के कोई और पॉइंट पूछ देंगे, तो वहां पे आप गलती कर बैठोगे। तो ध्यान रखना, वो कंज्यूमर नहीं है, जो फ्री में सामान खरीदे वो कंज्यूमर नहीं है। तो आपको चैप्टर में क्या याद रखना है, कौन कंज्यूमर है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर में याद रखना है, वो है क्लास आपका राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था चैप्टर में, राइट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंस तो सिलेबस से हटा दी। ये चैप्टर क्लास एंड है। नेक्स्ट क्लास में फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये क्लास सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।